हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं डिस्कशन के साथ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ, चाहे वो बिहार दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस बीपीएससी, सभी लोग लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो 50 ही हैं, लेकिन 150 प्लस क्वेश्चन बनने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। SMS का फुल फॉर्म क्या है? SMS का पूरा रूप होता है, बताइएगा। स्पीड मेल सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। SMS का पूरा रूप होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वही क्वेश्चन हमने उठाया है जो कि बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। वर्धमान ट्रॉफी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं हॉकी का बताती हूँ। हॉकी में कौन कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है, कौन सा कप दिया जाता है, सुनिएगा। ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी के क्षेत्र में। आगा खा कप हॉकी के क्षेत्र में। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में दिया जाता है। अजलान कप हॉकी। रंगेश्वरी कप भी दिया जाता है हॉकी के क्षेत्र में। रंगेश्वरी कप हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी के क्षेत्र में। कौन कौन सा? ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, आगा खा कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, स्टेनले कप, अजलान कप, रंगेश्वरी कप, सिंधिया गोल्ड कप, यह सब हॉकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला ट्रॉफी या फिर कप है। क्लियर? अगर क्वेश्चन आए फुटबॉल से संबंधित, यहाँ से बिहार दरोगा में क्वेश्चन आता है, इसलिए सुनिएगा। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सा ट्रॉफी है या फिर कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो BC राय ट्रॉफी जो दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में। सुब्रोतो, रॉबर्ट्स, यह सब कप दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में। सुब्रोतो मुखर्जी कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, BC राय ट्रॉफी, उसके बाद कोलंबो कप, ग्रे कप, फीफा वर्ल्ड कप और मिरंडका कप, यह सब दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में। क्लियर? और भी याद रखना चाहिए तो लिंक चैंपियनशिप ट्रॉफी भी दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में। क्या क्या हमने बताया? संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप ट्रॉफी, सुब्रोतो मुखर्जी कप, BC राय ट्रॉफी, ग्रे कप, फीफा वर्ल्ड कप, हेसमैन ट्रॉफी, मिरंडका कप, लिंक चैंपियंस ट्रॉफी दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में। क्लियर? पोलो के क्षेत्र में याद रखिएगा, पोलो के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? तो इजरा कप जो दिया जाता है यह पोलो के क्षेत्र में दिया जाता है। और वेस्ट चेस्टर कप भी दिया जाता है पोलो के क्षेत्र में। क्लियर? अगर पूछा जाए क्रिकेट के क्षेत्र में, क्रिकेट में तो ये एक याद ही होगा, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, यह सब दिया जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में। मोइनुद्दौला गोल्ड कप, SS कप, यह सब क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। वही थॉमस कप, उबेर कप, मलेशियन ओपन, ये सब बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कुछ क्वेश्चन घटना चक्र से भी देखने को मिलेगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, 30 जनवरी, 28 फरवरी, 27 जून। जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है यह 29 दिसंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, बताइएगा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। और इस दिन क्या हुआ था आप लोग को पता होगा, CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज इसी दिन किया गया था। इस कारण से 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब आता है कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार। अगर भारत रत्न की बात की जाए, CV रमन को भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। अब आता है 27 जून। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है मधुमेह जागरूकता दिवस। हाँ, मधुमेह जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मधुमेह जागरूकता दिवस का मनाया जाता है 27 जून को। इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930, भारत रत्न 1954। ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं?
पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन की कमी के कारण ही पौधे क्या हो जाते हैं, कीटभक्षी हो जाते हैं। कीटभक्षी क्यों हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण, नाइट्रोजन के प्राप्त करने के कारण ही पत्तियां जो है क्या करने लगती है, कीटों को चूसना स्टार्ट कर देती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है अब्दुल सम्मद, मंसूर, अबुल हसन, मीर सैयद अली। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था अब्दुल सम्मद ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंसूर पक्षियों का बहुत अच्छा चित्रकार था। पक्षियों का अच्छा चित्रकार कौन था, तो मंसूर था। अब्दुल सम्मद और अबुल हसन किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में। मंसूर जहांगीर के दरबार में रहते थे। अब बात आ रही है अकबर की, तो अकबर से संबंधित कुछ पॉइंट याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था, हुमायूं, और माँ का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो गया था, पता ही होगा। और 1560 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, अकबर और किसके बीच, बैरम खां के बीच, जिसमें अकबर विजित होता है, बैरम खां हार जाता है। 1562 ईस्वी में पेटीकोट प्रथा या फिर हरम दल से छुटकारा पाता है, और 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है। और हरखा से विवाह कब होता है, तो 1562 में ही, जिसे जोधाबाई के नाम से जानते हैं। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त करता है। 1563 में तीर्थकर को समाप्त करता है। 1563 में तीर्थकर को समाप्त करता है। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। गौर से सुनते चलिएगा, 1564 में जजिया कर। 1571 या 72 में, 1571-72 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। 1571-72 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। उसके बाद एक साल बाद ही 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस कारण से करवाता है, तो पता ही है, गुजरात अभियान के दौरान विजय प्राप्त करता है। इस कारण से बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में 1573 ईस्वी में करवाता है। अब डेट आता है 1575। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी। अब डेट आता है 1578। 1578 ईस्वी में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1579 ईस्वी में क्या हुआ था, मजहर की घोषणा की थी। मजहर की घोषणा 1579। 1580 में क्या हुआ था, तो 1580 में हुआ था दहसाला बंदोबस्त। 1580 में दहसाला बंदोबस्त को लाया था। उसके बाद डेट आता है 1582। 1582 में क्या हुआ था, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, और इसके पुरोहित कौन थे, तो अबुल फजल थे। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, तो बीरबल था, जिसका मूल नाम क्या था, महेश दास। 1582 हो गया। उसके बाद आता है 1583। 1583 में क्या होता है, इलाही संवत की शुरुआत की जाती है। उसके बाद 1585 में लाहौर को राजधानी बनाता है, लाहौर की राजधानी 1585। उसके बाद 1601 जो है अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध लड़ा था, अभियान किया था असीरगढ़ पर आक्रमण किया था, जो कि अंतिम आक्रमण था। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। क्लियर, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म। 1556 में राज्याभिषेक। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। उसके बाद इसका राज्याभिषेक 1556 में ही होता है। 1560 में बैरम खां का पतन हो जाता है। कौन सा युद्ध होता है, तिलवाड़ा का युद्ध। 1562 में दास प्रथा का अंत। 63 में तीर्थकर को समाप्त। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। 1571 में
1571 या 72 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। 1573 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना होती है। 1578 ईस्वी में क्या होता है, इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल देता है। 1579 में मजहर की घोषणा होती है। 1580 में दहसाला व्यवस्था को लाता है। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करता है। इसका पुरोहित कौन था, अबुल फजल। अपनाने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास, जिसे बिरबल के नाम से जान जाता है। 1582 के बाद आता है 1585, लाहौर को राजधानी बनाता है। 1601 में असरगढ़ पर आक्रमण करता है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ये जो डेट है इसे याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने। वही आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, क्या करवाया था, शाहजहां ने। ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया है। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कहाँ करवाया है, तो दिल्ली में करवाया है। वही आगरे का लाल किला का निर्माण अकबर ने करवाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां का मकबरा आगरा में ही है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। मुगल वंश का दो ऐसे शासक हैं जिसका मकबरा भारत से बाहर में है। एक है जहांगीर और एक है बाबर। बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में है। पहले तो दफनाया गया था आगरा में ही, लेकिन अकबर बाद में फिर काबुल में दफना देता है। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर का मकबरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था। सेनाधिकारी था, विदेश विभाग का प्रमुख था, लोक आचरण अधिकारी था, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी था। मुहत्सिब जो था यह लोक आचरण अधिकारी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मुगल के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा बात कर लिए। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे। एक आता है नाम तुलसीदास का। तुलसीदास का, ये पेन थोड़ा सही नहीं है, सही ढंग से नहीं लिखा पाता है। तुलसीदास का एक नाम आता है और एक पूछा जाता है सूरदास। सूरदास ये सब किसके समकालीन थे। तुकाराम किसके समकालीन थे, ये पहले बताइएगा। ये जो समकालीन थे ये थे जहांगीर के। जहांगीर के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और सूरदास जो थे, सूरदास या किसके समकालीन थे, तो यह हो जाएंगे जहांगीर के समकालीन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है। राजीव गांधी के श्रद्धांजलि के रूप में 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नरसिंह मेहता प्रमुख संत थे। नरसिंह मेहता प्रमुख संत थे। राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इजी क्वेश्चन है, गुजरात से संबंधित थे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, इनका प्रमुख क्या था, गीत था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, बी गिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉकेट विकेटों का प्रयोग इन्होंने किया था डाक से संबंधित मामले पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। बी गिरी, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए टोटल जो राष्ट्रपति हुए हैं 15वें क्रम की राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। वर्तमान में भी वही राष्ट्रपति हैं जो कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुई हैं। मयूरभंज जिले उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। वही दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए हम लोग टोटल 15 राष्ट्रपति का नाम देख लेते हैं। यहाँ से भी हाथ ड्राउन क्वेश्चन आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन,
चौथा कौन हुए थे? तो बीबी गिरी, चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी। पांचवें राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्ला, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद आए थे बी.डी. जत्ती, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है बताइएगा। यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, बिहार दरोगा से में भी आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं कुछ समिति बताती हूँ, आप लोग सुनिएगा। राज मन्नार समिति, राज मन्नार समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका जो संबंध हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से कुछ समिति हैं, मैं बताती हूँ, सुनिएगा। केंद्र राज्य से संबंध कौन कौन सी समिति है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग, राज मन्नार समिति, आनंदपुर शाही प्रस्ताव, पुंछी आयोग, यह सब केंद्र राज्य संबंध से है। वही मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो पिछड़ी जाति के सीटों के आरक्षण से मंडल आयोग का संबंध है। नानावती, नानावती आयोग का संबंध किससे है? तो यह गोधरा कांड से है। गोधरा कांड कहाँ हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। लिब्राहन आयोग किससे है? तो बाबरी मस्जिद से है। लिब्राहन आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है। वही केलकर समिति, केलकर का नाम सुना होगा, केलकर समिति, केलकर समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो कर सुधार से। केलकर समिति कर रचना सुधार से हो जाएगा। वही राजा चलैया समिति का भी संबंध कर सुधार से हो जाएगा। जनसंख्या नीति से संबंधित हो जाएगा, जनसंख्या नीति, इससे संबंधित स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। बैंकिंग सेवा बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है गोईपोरिया समिति। बैंकिंग सेवा सुधार से कौन संबंधित है? तो गोईपोरिया समिति। वही राष्ट्रीय सुधार से संबंधित है महाल नोबिस समिति। क्लियर। दंतेवाला समिति का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित सुरेश तेंदुलकर समिति हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, आप लोगों को पता ही होगा। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, यह सब पंचायती राज से संबंधित है। सरकारिया आयोग का भी संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। क्लियर। इतने सारे समिति बताएं, इसे ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है? कौन सा ग्रह जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है? बृहस्पति, यूरेनस, वीनस या फिर शनि? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, अब तो पता चल ही गया होगा। यह हो जाएगा यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटा हुआ ग्रह इसे कहा जाता है। यहाँ सूर्य उदय होते हैं पूरब में ना होकर के पश्चिम में। आप लोगों को पता ही होगा, दो ऐसे ग्रह हैं जो कि वहाँ सूर्य उदय कहाँ होता है? पश्चिम में, और सूर्य अस्त होता है पूरब में। कौन कौन सा है? तो एक यूरेनस है और एक है शुक्र। क्रम भी याद रखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा बुध। बुध के बगल में कौन सा है? शुक्र। शुक्र को ही क्या कहा जाता है? भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन। और सबसे ज़्यादा ताप जो होता है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र का ही होता है। उसके बाद अपना पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है? तो यह हो जाएगा मंगल। मंगल जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, लोहा की उपस्थिति यहाँ ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। बृहस्पति के बगल में ही शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। क्लियर। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। 5वें नंबर पे अपना आ जाता है पृथ्वी। 5वें नंबर पे पृथ्वी, 6ठे नंबर पे शुक्र, 7वें नंबर पे मंगल और 8वें नंबर पर कौन आ जाता है? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो यह हो जाएगा गैनीमेड। किसका है यह? तो यह हो जाएगा बृहस्पति का। बृहस्पति का सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति का ही है, 92 हो चुका है। कुछ दिन पहले शनि का था, अभी वर्तमान में बृहस्पति का सर्वाधिक उपग्रह हो गया है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह किसका है? तो यह पृथ्वी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब तो जानते ही होंगे, बेसिक सी बातें थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री को ही भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है, पता ही है। अगर उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री
दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है या उत्तरी अमेरिका से होकर के नहीं गुजरती है। उत्तरी अमेरिका से होकर के एकमात्र उत्तरी अमेरिका से होकर के एकमात्र रेखा ही गुजरती है, वह है कर्क रेखा। कर्क रेखा और तीनों रेखा, चाहे कर्क हो, मकर हो या फिर विषुवत रेखा हो, या तीनों रेखा गुजरती है अफ्रीका से होकर के। वही दक्षिण अमेरिका से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब बात आता है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता देती हूँ आप लोग को। सुनिएगा, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, सोचना पड़ेगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। हाँ, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती जो है यह भूमध्य रेखा से होकर के गुजरती है। एक बार फिर से सुनिएगा, 13 देश लगता है कि गुजरता है। 13 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। हाँ, टोटल 13 देश होकर के भूमध्य रेखा से गुजरता है। वही कर्क रेखा की बात की जाए तो यह 17 देशों से होकर गुजरता है। 17 देश को याद रखिएगा, मैं बताती हूँ। मैक्सिको, बहमास, पश्चिम सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। मैक्सिको, बहमास, पश्चिम सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। क्लियर? 1-2 बार इसे आप लोग खुद से रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, एक और रेखा रह गई है मकर रेखा। इसे क्यों छोड़ें? मकर रेखा पर टोटल देश हैं 10। चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से सुनिएगा, छूट गया लगता है कि चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। यह 10 देशों से होकर कौन सा रेखा गुजरती है? यह मकर रेखा गुजरती है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? काकेसस, पिरेनिक, अजूरा पर्वत या फिर इनमें से सभी? पिरेनिज होना चाहिए था, पिरेनिज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिरेनिज पर्वत। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो यह हो जाएगा पिरेनिज पर्वत। काकेसस पर्वत यूरोप एशिया की सीमा बनाता है, यूरोप एशिया के बीच में सीमा बनाता है। वही जूरा पर्वत जो है, जूरा पर्वत यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, समुद्री समीर बहती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। समुद्री समीर बहती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, मौसम के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन के समय। समुद्री समीर दिन के समय बहती है, वही स्थल समीर जो है रात के समय बहती है, रात के समय। घाटी समीर भी जो है, घाटी समीर भी दिन में बहती है और वही पर्वतीय समीर जो है यह रात में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मेघ को मोती का कहा जाता है। हाँ, इसमें किसे मेघ को मोती का माता कहा जाता है? यहाँ क्वेश्चन है, इसमें किसे मेघ को मोती का माता कहा जाता है? किसे मेघ को मोती का माता कहा जाता है? बताइएगा। कपासी मेघ को, वर्षा स्तरी मेघ को, पछाव मेघ को, स्तरी मेघ को। इसे मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पछाव मेघ को मोती माता कहा जाता है, मोती का माता कहा जाता है। किस मेघ को? पछाव मेघ को मोती का माता कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सातवाहन के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहन के समय मुद्रा जो है सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा का, तांबा का, सोना का या चांदी का? सातवाहन के समय सर्वाधिक जो धातु के सिक्के बने थे यह सीसा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सीसा का। बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई थी? इजी क्वेश्चन। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, हर्षवर्धन काल में? हर्षवर्धन काल को पुष्यभूति वंश ने इसकी स्थापना, पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे,
चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य काल के बारे में तो जानते ही होंगे, किसने स्थापना किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इक्तादारी प्रथा चलाई थी। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? तो हर्षवर्धन के दरबार में ही रहता था। बाणभट्ट ने कुछ पुस्तक की रचना की थी, हर्षचरित्र और कादम्बरी की। नागभट्ट रत्नावली प्रियदर्शिका जो रचित है यह हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन के समय में ही हेनस्वांग आया था, जिसकी पुस्तक का नाम है सी उकी। इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यासुद्दीन बलबन या फिर इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा को चलाई थी इल्तुतमिश ने। टका और जित्तल 2 सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने, एक चांदी का और एक तांबे का सिक्का। इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगान की स्थापना की थी। तुर्कान ए चहलगान की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इसको दमन किसने कर दिया? तो बलबन ने 40 दल होता था, 40 लोगों का दल होता था, बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर यह बैठा था यासुद्दीन बलबन। इन्होंने ही सीधा एवं पैबोस नीति को लाया था, सीधा एवं पैबोस नीति को लाया था। और एक विभाग लाया था दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग किसने लाया था? तो यह गयासुद्दीन बलबन ने ही। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का बहुत पढ़ा लिखा शासक, जो भी काम करता था सब फेल हो जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग लाया था दीवान ए कोही, दीवान ए कोही जो किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। सर्वाधिक जो काम करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, ये सब किसने लाया था? तो यह सब फिरोज शाह तुगलक नहीं लाया था। नहरों का जाल किसने बिछवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक नहीं। बहुत सारे काम करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग होता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग होता है पनडुब्बियों के वेग में, आकाशगंगा की गति के अनुमान में, वायुयान के वेग और स्थिति का अनुमान लगाने में, उपयुक्त सभी में। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग होता है उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? बताइएगा। यह कथन है अरस्तु का। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु का है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? किसकी अधिकता से होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रेट, ऑक्सीजन। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट। कंठ के आगे एक लोचदार झुकाव होता है, इसे क्या कहते हैं? कंठ के आगे एक लोचदार झुकाव होता है, इसे क्या कहते हैं? फेफड़ा, पीयूष ग्रंथि, यकृत या फिर एपिग्लोटिस। इसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? कंठ के आगे एक लोचदार झुकाव होता है, इसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा नियम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। रॉकेट जो है रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तीसरे नियम पे यह कार्य करता है। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो यह किया था पुरकिंजे ने। यह किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हमारी आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी कहते हैं नभमंडल में किस ऋतु में दिखाई देती है? हमारी आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी कहते हैं नभमंडल में किस ऋतु में दिखाई देती है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु। यह दिखाई देती है शरद ऋतु। ऑप्शन नंबर बी शरद ऋतु। विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, यह कब होते हैं? ऑप्शन को देख लीजिए। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में कब डाला गया? शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में कब डाला गया? शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में डाला गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्लियर? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 5 विषयों को डाला गया था। अब यहाँ बात आ रही है सूची की। तो सूची की चर्चा किस में है? तो अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 में है। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 है। कौन कौन सा है याद रखिएगा। अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में क्या है? तो संघ राज्य का नाम है। 2 में क्या है? 2 में है वेतन। 2 में है वेतन। और 3 में क्या है? शपथ।
शपथ की चर्चा है। 4 में है राज्यसभा का सीट की चर्चा। 5 में क्या है, SC/ST के बारे में कुछ प्रावधान। 6 अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में चर्चा है। 7 में है विषयों का बंटवारा। 8 में है भाषा, 22 भाषा हैं। 9 में क्या है, भूमि सुधार। 10 संबंधित दल बदल। 11 पंचायती राज और 12 नगर पालिका। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को लाया गया था। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पे ही, समिति के अनुशंसा पे ही। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था कब अपनाया गया था, 1992, 1993, 1996 या फिर 2000। कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था 1993 में। 1993 में। सांगला घाटी किस राज्य में है, सांगला घाटी किस राज्य में है। सांगला घाटी जो है यह कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। मरखा घाटी कहाँ है, तो यह लद्दाख में है। सिक्किम में कौन सा घाटी है, सिक्किम युथांग घाटी, युथांग घाटी सिक्किम। नागालैंड में है जुकू घाटी। एक बार फिर से सुनिएगा, लद्दाख में है मरखा घाटी, हिमाचल प्रदेश सांगला घाटी, सिक्किम युथांग घाटी, नागालैंड जुकू घाटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मौरी जनजाति किस देश में निवास करती है। मौरी जनजाति किस देश में निवास करती है, बताइएगा। मध्य एशिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब या केन्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एस्किमो जनजाति जो निवास करती है यह कनाडा में, एस्किमो जनजाति कनाडा में निवास करती है, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में निवास करती है। मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में निवास करती है। बुशमैन जो जनजाति है यह कालाहारी बोत्सवाना में यह पाई जाती है। खिरगिज मध्य एशिया या फिर कहें मिस्र में, खिरगिज मध्य एशिया या फिर खिरगिज जो है एशिया में पाई जाती है। मौरी न्यूजीलैंड में। माया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो लैटिन अमेरिका में। और रेड इंडियन भी कहाँ पाई जाती है, तो यह अमेरिका में ही पाई जाती है। सेमांग जो जनजाति है यह पठारी क्षेत्र में पाई जाती है और सेकाई जनजाति जंगली क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था। तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था, बताइएगा। यह क्या था, डोवे राइनर ने। ऑप्शन नंबर ए, डोवे राइनर ने। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था सारेगामा पे। और मेंडलीफ ने 7 आवर्त और 9 वर्ग दिए थे, 7 आवर्त और 9 वर्ग दिए थे। यह आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास मेंडलीफ ने किया था। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या एंटीनोमीटर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत धारा मापी जाती है, यह मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी। या फिर एमीटर से भी मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर जल का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। एंटीनोमीटर सौर विकिरण को मापा जाता है एंटीनोमीटर से। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अब केंद्रीय बल होता है, अब केंद्रीय बल होता है रक्त जांच, वॉशिंग मशीन, ज्वार भाटा, उपयुक्त में से सभी। अब केंद्रीय बल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। सजातीय, विजातीय सब तो नाम सुने होंगे। विजातीय मिश्रण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। दूध रक्त जो है, दूध और रक्त, यह हो जाएगा कोलाइड विलियन का मिश्रण, कोलाइड विलियन का उदाहरण है, कोलाइड विलियन का उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण यह विजातीय मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निलंबन नाला का पानी, निलंबन का उदाहरण है नाला का पानी। सजातीय मिश्रण है शरबत, सजातीय मिश्रण कौन सा है, तो हो जाएगा शरबत। सजातीय का मतलब होता है सब मिल जाए, विजातीय का मतलब होता है कि ना मिल पाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, सजातीय और विजातीय, पता ही है। जो मिल जाए उसे सजातीय कहेंगे और जो ना मिले उसे विजातीय कहेंगे। जैसे कि रेत और चीनी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, भाई चीनी और पानी का घोल पूरा मिल गया तो यह सजातीय मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं।
इसे कहा जाता है शक्ति। हाँ, शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, जबकि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, या शक्ति कहा जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा आघातवर्धकता सबसे अधिक है? इनमें से कौन सबसे ज़्यादा आघातवर्धकता है? प्लेटिनम, सोना, चांदी या तांबा? सर्वाधिक जो आघातवर्ध इसमें है तो यह है प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद है सोना, सोना के बाद है चांदी, चांदी के बाद तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम हो जाएगा। उदरपातन का उदाहरण है। उदरपातन का उदाहरण कौन सा है? गंधक, आयोडीन, अमोनिया या फिर इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। आंतरिक गति निर्धारित मानव शरीर के किस अंग में होता है? आंतरिक गति निर्धारित मानव शरीर के किस अंग में होता है? दिल में होता है, यकृत, वृक्क या छोटी आंत? यह हो जाएगा दिल। ऑप्शन नंबर ए, दिल में आंतरिक गति निर्धारित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यह हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को की गई थी। वही 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो गणतंत्र हुआ था, पूर्णतः लागू किया गया था संविधान को। कुछ डेट याद रखिएगा। 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अध्यक्ष बनाया गया था बेवेल को। क्लियर। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो एस.एन. सिन्हा को बनाया था। एस.एन. सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया था। उसके बाद बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है, H.C. मुखर्जी को। H.C. मुखर्जी को द्वितीय ही बैठक में बनाया जाता है, पहला में नहीं बनाया जाता है। आगे है 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं। इसे 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। 22 जुलाई 1947 को क्या होता है, 22 जुलाई 1947 इस दिन तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दे दी जाती है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाया जाता है। और 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की प्रस्तुति की जाती है। वही 18 जुलाई 1947 को इसे पारित कर दिया जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति लाया जाता है। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बनाए जाते हैं। टोटल 7 सदस्य होते हैं। कौन कौन से, तो भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, एन. गोपालास्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, टी.बी.एल. मित्तल, डी.पी. खेतान। टी.बी.एल. मित्तल के बाद में माधवन लाए जाते हैं। डी.पी. खेतान के जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी लाए जाते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को अंगीकृत किया जाता है, आत्मसमर्पित किया जाता है और 15 अनुच्छेद को लागू किया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी 1947 को 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान की अंतिम बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। वही 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हो जाता है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटना कर दी जाती है। 16 अगस्त 1947 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। 16 अगस्त 1947 को मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। 22 मार्च 1957 को विक्रम संवत के जगह पर शक संवत को लाया गया था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इसका डिस्कस हो गया। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? क्वेश्चन में डाउट होता होगा या फिर डिस्कशन में डाउट होता तो एक बार और सुन लिया करिएगा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो यह है द्रव्यमान। जड़त्व मापने की इकाई क्या है, तो हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जड़त्व।
हंस के बच्चे को क्या कहा जाता है? हंस के बच्चे को क्या कहा जाता है? सॉरी, मछली के बच्चे को कहते हैं फिंगलिंग। फिंगलिंग कहते हैं किसे? मछली के बच्चे को। हंस के बच्चे को कहते हैं गोसलिंग। हाँ, गोसलिंग। हंस के बच्चे को गोसलिंग कहा जाता है। फिंगलिंग कहा जाता है मछली के बच्चे को। कोडलिंग किसे कहते हैं? कोडलिंग मेरे ख्याल से मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है। कोडलिंग, कोडलिंग मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बापू के कदमों में बाबू पुस्तक की रचना किसने की? बापू के कदमों में बाबू, ये पुस्तक की रचना किसने की है? बताइएगा। तय किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। इंडिया डिवाइडेड 1946 में इसकी रचना किए थे। सत्याग्रह एट चंपारण 1922 ईस्वी में इसकी रचना की थी। गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति खादी का अर्थ शब्द, यह सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? क्या की गई थी? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में की गई थी, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैडम भीखाजी कामा के तिरंगे का रंग कैसा था? मैडम भीखाजी कामा के तिरंगे का रंग कैसा था? बताइएगा। यह था हरा, पीला और लाल। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। 24 सितंबर 1861 को इनको पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने झंडा फहराने का काम किया था और वहाँ भाषण भी दिया था। इस झंडे का रंग था हरा, पीला और लाल। क्लियर। और इसे पर वंदे मातरम को अंकित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, सूर्यसेन को फांसी की सजा दी गई थी। सूर्यसेन को फांसी की सजा दी गई थी। यह दिया गया था 12 जनवरी 1934। 12 जनवरी 1934 को। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है सूर्यसेन। इनको 12 जनवरी 1934 को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और डाल दिए थे। निम्न में से विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेकोफेरॉल किसको है? तो टेकोफेरॉल हो जाएगा विटामिन ई का। फॉलिक अम्ल किसका है? बताइएगा, फॉलिक अम्ल किसका है? विटामिन को मैं क्लियर ही कर देती हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 का हो जाता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 का क्या हो जाएगा? तो पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटीन। विटामिन B9 का हो जाएगा फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन। विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का अर्गोकैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 का क्या हो जाएगा? कोलेकैल्सीफेरॉल। क्लियर। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन के का फिलोक्विनोन। आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें। मैं तो ऐसे बोलती नहीं सब्सक्राइब सब करने का, लेकिन एक बार मैं बोल देती हूँ, इसे लाइक कर लें। अगर सही लगा तो, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो इसे शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।